कहानी की शुरुआत एक खुले मैदान में होती है जहां माइकल आसमान के सुंदर रंगों को निहार रहा होता है। अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजती है और एक महिला चीखती है, जिससे माइकल घबरा जाता है और भागने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। उस रात वो उस कैसीनो में जाता है जहां वो पिछले 3 महीनों से काम कर रहा है। इस दौरान उसने कैसीनो की हर छोटी बड़ी जानकारी याद कर ली है। उसे पता है कि हर कैमरा कहां लगा हुआ है और हर कर्मचारी का रोज का रूटीन क्या है। उसने सबके साथ दोस्ताना संबंध बना लिए हैं। उसने उनकी पसंद, नापसंद और रोज की आदतों को बहुत ध्यान से पढ़ा है। अब तो वो हाई प्रोफाइल वीआईपी क्लाइंट्स को भी सर्व करने लगा है, जहां वो अक्सर उनकी गुप्त बातचीत सुन लेता है। जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो माइकल अपना मेकअप उतार देता है। उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है, जिससे उसे पहचान पाना असंभव हो जाता है। असलियत में वो एक कुशल ठग है जो लोगों को धोखा देकर उनका पैसा चुरा लेता है। वो कैसीनो के अंदर गुप्त रूप से काम कर रहा था ताकि अंदर की पूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। पिछले 3 महीनों में उसने मशीनों और टेबलों में छोटे छोटे छिपे हुए गैजेट्स लगा दिए थे। अब वो अपनी योजना को अंजाम देने और बहुत बड़ी रकम जीतने के लिए तैयार है। एक नई पहचान का इस्तेमाल करते हुए वो कैसीनो में प्रवेश करता है और अपने फोन के जरिए एक छिपे हुए डिवाइस को सक्रिय करता है। इससे शफलिंग मशीन से कार्ड अपने आप उड़कर बाहर आने लगते हैं। फिर वो एक टेबल की ओर बढ़ता है जहां वो खास तरीके से तैयार किए गए मैग्नेटिक डाइस का इस्तेमाल करता है। उसने पहले से एक छिपा हुआ बटन लगा रखा था जिससे वो नतीजे को नियंत्रित कर सकता था। इसके बाद वो एक वीआईपी क्लाइंट के कमरे में जाता है जो सो रहा होता है, क्योंकि माइकल ने पहले ही उसकी ड्रिंक में चुपके से नशीली दवा मिला दी थी। माइकल उस बेहोश आदमी का गोल्ड पास और उसके महंगे कपड़े चुरा लेता है। फिर वो तेजी से सर्विस एलिवेटर की ओर जाता है और कंट्रोल पैनल में एक चिप लगा देता है। तभी एक कर्मचारी नए कार्ड लेकर वहां आता है। माइकल वीआईपी होने का नाटक करते हुए कहता है, किसी ने मुझे गलत फ्लोर पर छोड़ दिया है, मैं इसकी शिकायत करूंगा। कर्मचारी घबरा जाता है और जवाब देता है, सर मैं आपको अभी ले चलता हूं। उसी समय माइकल अपने फोन का इस्तेमाल करके लाइट बंद कर देता है और एलिवेटर को रोक देता है। स्थिति देखकर कर्मचारी घबरा जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि वीआईपी नाराज हो जाएगा। वो तुरंत मदद के लिए कॉल करता है ताकि एलिवेटर को जल्दी ठीक किया जा सके। इसी बीच माइकल चालाकी से वहां अपनी खुद की बॉक्स रख देता है और असली कार्ड बदल देता है। सब कुछ फिर से सामान्य होने के बाद वो वीआईपी रूम में प्रवेश करता है जहां एलेक्स नाम का एक आदमी भी मौजूद होता है। माइकल खास चश्मा पहनता है जिससे वो कार्डों पर छपे नंबर देख सकता है। जब गेम शुरू होता है तो वो हर राउंड नहीं जीतता ताकि किसी को शक न हो और बाकी खिलाड़ी ज्यादा पैसे लगाते रहें। फिर वो सावधानी से एक परफेक्ट हैंड तैयार करता है और अपना सारा पैसा टेबल पर लगा देता है। उसका आत्मविश्वास देखकर बाकी खिलाड़ी भी अपना सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं। माइकल अब एक ही चाल में लाखों जीतने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसके कार्ड फिर बदल जाते हैं। वो हार जाता है। अपनी सारी सावधानी भरी योजना के बावजूद तीसरा खिलाड़ी गेम जीत जाता है और कहता है, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। वो आदमी पैसे लेकर तुरंत वहां से चला जाता है। माइकल को शक हो जाता है और वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो कहता है, तुमने धोखा किया है ना, अपना सूटकेस दो। लेकिन जब सूटकेस खोला जाता है तो उसमें कोई पैसा नहीं होता। अचानक लाइट झिलमिलाती है और उस आदमी का चेहरा बदल जाता है। वो असली व्यक्ति नहीं था जिसका माइकल पीछा कर रहा था। उसी समय गार्ड पीछे से आते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि एलेक्स चुपचाप वहां से निकल जाता है। माइकल को एक स्टोरेज रूम में कुर्सी से बांध दिया जाता है। एक गार्ड उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। तभी कैसीनो का मालिक विक्टर वहां आता है और अपने पैसे की मांग करता है। माइकल कहता है, मैं आपका वीआईपी क्लाइंट हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। इस जवाब से विक्टर और गुस्सा हो जाता है। माइकल बताता है कि असली पैसा किसी और आदमी ने लेकर भाग गया है और यही सारी परेशानी का कारण है। लेकिन विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता और उसे 1 हफ्ते का समय देता है कि या तो पैसा लौटाओ वरना गंभीर परिणाम भुगतोगे। माइकल फिर रेगिस्तान के बीच स्थित एक छोटे कैसीनो की ओर यात्रा करता है। गार्ड उसे बंदूक दिखाकर रोकते हैं, लेकिन उनके बॉस लियोन आते हैं और कहते हैं, माइकल को अंदर जाने दो, वो मेरा दोस्त है। वे दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। माइकल नोटिस करता है कि लियोन एक नेकलेस पहने हैं जिस पर निशान एलेक्स के टैटू जैसा है। वो लियोन से इसके बारे में पूछता है। लियोन जवाब देते हैं, पहले अपनी कहानी बताओ, इस बार क्या किया है। माइकल सब कुछ बताता है जो हुआ। लियोन फिर उसे बताता है कि हाल ही में उसने एक मानसिक से मुलाकात की थी। वो कहता है कि बहुत से लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते और बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि कुछ असामान्य क्षमताओं वाले लोग अस्तित्व में हैं। ये लोग सामान्य समाज में चुपचाप रहते हैं। वे एक अन्य आयाम में प्रवेश कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया की घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
लियोन माइकल को एक पुरानी किताब दिखाता है जिसमें अद्भुत व्यक्तियों की तस्वीरें और नाम भरे हुए हैं। वो बताता है कि ये सभी उस रहस्यमय दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां विचार और यादें जुड़ी होती हैं। जिनके पास विशेष क्षमताएं हैं वे वहां जाकर विभिन्न तरीकों से अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य लोग भी वहां प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे केवल तब वापस लौट सकते हैं जब कोई उन्हें वापस लाए। माइकल को यह सब मजाक लगता है और वो हंसता है। लियोन नाराज हो जाते हैं और उसे फिर से किताब दिखाते हैं जिसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इसी बीच एलेक्स एक आदमी से मिलता है जिसे वो गॉड कहता है और सारे पैसे उसके हाथ में सौंप देता है। गॉड एलेक्स से कहता है कि वो भी उस दूसरी दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है और कहता है कि वो गॉड को खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे अपने व्यापारिक साझेदार के रूप में भरोसेमंद मानता है। इस दौरान माइकल लियोन से पूछता है कि क्या किताब में लिखे लोग असली हैं? लियोन जवाब देते हैं, हाँ वे असली हैं, मैंने उनकी क्षमताएं स्वयं देखी हैं। माइकल फिर एक योजना बनाता है। वो इन विशेष क्षमताओं वाले लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाने का निर्णय करता है जो किसी भी कैसीनो को लूट सके। सबसे पहले वो एरिक को ढूंढता है जो केवल अपने मन से वस्तुएं हिला सकता है, लेकिन उसे कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं है। फिर माइकल टोनी को ढूंढता है जो एक टैक्सी ड्राइवर है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को नियंत्रित कर सकता है। थोड़ी मिन्नत और मनाने के बाद माइकल दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अंत में माइकल केविन को ढूंढता है जो किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है। केविन मानसिक अस्पताल में रखा गया था जहां डॉक्टर उसकी क्षमता का इस्तेमाल डिप्रेशन के मरीजों का इलाज करने में कर रहे थे। माइकल उसे कहता है, तुम यहां अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। जब वे भागने की तैयारी कर रहे थे तो नर्सें उनका पीछा करती हैं। एरिक अपनी शक्तियों का उपयोग करके वस्तुएं हवा में उड़ा देता है और मरीजों के बीच भ्रम पैदा करता है। टोनी अपनी क्षमता से एम्बुलेंस को दूर से चालू करता है और गेट खोल देता है। इस तरह वे चतुराई से अस्पताल से भाग निकलते हैं। अगले दिन वे ये अभ्यास शुरू करते हैं कि कैसे वे अपने शक्तियों का इस्तेमाल कैसीनो में कर सकते हैं। केविन लोगों को हिप्नोटाइज करता है और टोनी निगरानी सिस्टम संभालता है। सभी की क्षमताएं उस रहस्यमय दूसरी दुनिया से जुड़ी होती हैं। दूसरी दुनिया में एरिक अपने हाथों से डाइस को हिलाता है और वह डाइस स्वतः ही गति करने लगते हैं। वास्तविक दुनिया में केविन बर्फ से बने एक आकृति को नियंत्रित करता है और लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं। टोनी के आसपास एक बिजली का तूफान उत्पन्न होता है और जो भी डिवाइस वो हैक करता है वो उस दुनिया के चिप से जुड़ जाता है। वे लियोन के कैसीनो में अपनी पहली टेस्ट रन करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगती है। केविन स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता और एक कर्मचारी को कुछ पल के लिए अंधा कर देता है। कर्मचारी घबरा जाता है और एक नाराज खिलाड़ी बंदूक निकाल लेता है। इस स्थिति को देखकर टोनी का ध्यान बढ़ जाता है और वो कैमरों को नियंत्रित करने की बजाय गलती से उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देता है। माइकल तुरंत बीच में आता है, झगड़ा रोकता है और सभी को शांत करता है। वो समझ जाता है कि उन्हें ऑपरेशन के दौरान बेहतर संवाद प्रणाली की आवश्यकता है, तभी वे अपनी योजना को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अगले दिन माइकल एक अंतिम संस्कार में जाता है जहां कई महिलाएं वेरोनिका से मदद मांग रही होती हैं। अचानक काले कपड़ों में कुछ आदमी वहां पहुंचते हैं और वेरोनिका डरकर भाग जाती है। उसने अपने हेडफोन गिरा दिए जिन्हें माइकल उठा लेता है। जैसे ही और लोग एक और गली से आते हैं, वेरोनिका एक पुराने इमारत में छिप जाती है। माइकल उसका पीछा करता है, हेडफोन लौटाता है और कहता है, मैं उनमें से नहीं हूं। वेरोनिका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन माइकल उसका पीछा करना जारी रखता है। वेरोनिका लोगों के मन पढ़ने की क्षमता रखती है। वो स्पष्ट रूप से माइकल से कहती है, मैं तुम्हारी योजना में रुचि नहीं रखती। उसी समय एक आदमी उन्हें देख लेता है। माइकल वेरोनिका से कहता है कि तेजी से भागे, जबकि वो उस आदमी का रास्ता रोकता है। इसी दौरान गॉर्डन एलेक्स के निर्देशों पर अपना प्रशिक्षण शुरू करता है। एक मानसिक नियंत्रक उसे दूसरी दुनिया में भेजता है। गॉर्डन लोगों के दिमाग नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करता है। अचेत अवस्था में वो एक चित्रकार को मजबूर करता है कि वो एक प्रसिद्ध चित्र की नकल बनाए। वो एक म्यूजियम कर्मचारी को नियंत्रित करता है और उसे असली चित्र की जगह नकली चित्र लगाने का आदेश देता है। जब असली चित्र दूसरे म्यूजियम में ले जाया जा रहा होता है, अचानक गॉर्डन होश में आता है। वो भ्रमित चित्रकार से असली चित्र बहुत कम कीमत में खरीद लेता है। जिन लोगों को उसने नियंत्रित किया था उन्होंने कुछ याद नहीं रखा। इस बीच माइकल आखिरकार वेरोनिका को अपनी टीम में शामिल करने में सफल होता है और उसे अन्य सदस्यों से मिलवाता है। वो बताता है कि वेरोनिका लोगों के मन पढ़ सकती है और बिना बोले उनके दिमाग में विचार डाल सकती है। कैसीनो ऑपरेशन के दौरान वो चुपचाप माइकल के निर्देश टीम को पहुंचाएगी। अभ्यास के लिए माइकल वेरोनिका से कहता है कि वो दूसरी दुनिया में जाए। माइकल को वो दुनिया एक अजीब जंगल जैसी दिखती है। माइकल कल्पना करता है कि एरिक शहर में सबसे बड़ी घंटी बजा रहा है। वेरोनिका ये विचार एरिक तक पहुंचाती है और एरिक बिल्कुल वैसा
ऐसा ही करता है। माइकल फिर दो लोगों को भागते और मदद के लिए चिल्लाते हुए सोचता है। वेरोनिका ये विचार केविन तक पहुंचाती है और केविन तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसा करता है। अगले दृश्य में माइकल टोनी को पूरे इलाके में लाइट शॉर्ट सर्किट करने के लिए सोचता है। लाइट चली जाती है, भय फैलता है और आसमान में अचानक पक्षी उड़ने लगते हैं। अंत में माइकल वेरोनिका से कहता है कि एक भूकंप आने वाला है। वेरोनिका ये संदेश टीम तक पहुंचाती है और हंगामा एवं डर के मिश्रण से लोग वास्तविकता में मान बैठते हैं कि भूकंप सच में आया। लोग भागने लगते हैं और टीम अकेले रह जाती है। माइकल पास के एक रेस्टोरेंट से कुछ ड्रिंक लेता है और पूरी योजना समझाता है। वे अलग अलग समय पर कैसीनो में प्रवेश करेंगे ताकि किसी को शक न हो। केवल वेरोनिका माइकल के साथ रहेगी और उसकी मंगेतर होने का नाटक करेगी। इसके लिए उन्हें शानदार कपड़े और परफेक्ट स्टाइलिंग की आवश्यकता होगी। पूरी टीम शॉपिंग पर जाती है और स्टाइलिस्ट से मिलती है। 2 दिन बाद वे कैसीनो में पहुंचते हैं। माइकल खेल शुरू करता है और वेरोनिका उसके पास शांत रहती है। माइकल के विचार पढ़कर उन्हें टीम को पहुंचाती है। टोनी शिफ्ट के दौरान कैमरे नियंत्रित करता है। एरिक टेबल पर अन्य खिलाड़ियों को जानबूझकर हारता दिखाता है ताकि माइकल जीत सके। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगती है। केविन पूरी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाता। एरिक ज्यादा शराब पीकर चिढ़ जाता है और लगातार जीतने लगता है। टोनी भी बहुत उत्साहित हो जाता है और कई मशीनों को एक साथ नियंत्रित करने लगता है। जैसे ही लगातार जैकपॉट ट्रिगर होते हैं, ये असामान्य स्थिति गार्ड्स का ध्यान आकर्षित करती है। गार्ड्स एरिक और टोनी को पकड़ लेते हैं। जब उन्हें एलिवेटर में ले जाया जाता है तो बाकी टीम पहले ही वहां इंतजार कर रही होती है। केविन गार्ड्स को हिप्नोटाइज करता है और उन्हें दूर भेज देता है, जिससे टीम एलिवेटर में प्राइवेट रूप से बातचीत कर पाती है। माइकल उन्हें फटकारता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्हें पकड़ा गया तो उनकी मौत निश्चित है। वो बताता है कि वे अपने दुश्मनों की गंभीरता को नहीं समझते। टीम माइकल के निर्देशों का पालन करने का वचन देती है। फिर वे अंतिम टेबल की ओर बढ़ते हैं। माइकल अपना सारा पैसा एक ही दांव पर लगाता है। केविन डीलर को नियंत्रित करता है और एरिक डाइस को आवश्यकता अनुसार समायोजित करता है। उनकी योजना पूरी तरह सफल होती है और माइकल एक ही राउंड में $1 मिलियन जीतता है। इसके बाद वे समुद्र तट पर जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और आग के चारों ओर जश्न मनाते हैं। वेरोनिका कुछ दूरी पर बैठी रहती है। माइकल उसके पास जाता है और कहता है, हम शानदार टीम है, अगर हम साथ रहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वेरोनिका दृढ़ता से मना कर देती है। उनके बीच बहस होती है और कठोर शब्दों का आदान प्रदान होता है। इस बीच एलेक्स गॉर्डन के साथ डिनर करता है और उसे बताता है कि प्रशिक्षण रद्द करना पड़ेगा। एलेक्स कहता है, जब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर तुम पूरी तरह भरोसा कर सको, पकड़ में आने का बहुत अधिक खतरा है। गॉर्डन माइकल के बारे में पूछता है। एलेक्स बताता है कि माइकल ने एक नई टीम बनाई है। यह सुनकर गॉर्डन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। अगली सुबह पूरी टीम यात्रा कर रही होती है जब अचानक एक एसयूवी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। टोनी बचने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी एसयूवी भी आ जाती है। दोनों वाहन उन्हें घेर लेते हैं, जिससे टोनी को बीच सड़क पर रुकना पड़ता है। विक्टर बाहर आता है और अपने लोगों के साथ पूरी टीम को पकड़ लेता है। सभी के हाथ बांध दिए जाते हैं। माइकल कहता है, हमारे पास पैसा है, हम आपको दे देंगे। लेकिन विक्टर जवाब देता है, मुझे तुम लोग और तुम्हारी क्षमताओं में ज्यादा दिलचस्पी है। माइकल के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, इसलिए विक्टर उसे पहाड़ी के किनारे ले जाता है और गोली मार देता है। उसका शरीर ढलान पर गिरता है। बाकी लोग यह देखते हैं, डर जाते हैं और अपनी अलग अलग वैकल्पिक दुनियाओं में छिप जाते हैं। वे नहीं जानते कि यह सब स्टेज्ड था। असल में माइकल जिंदा होता है और उसे गॉर्डन के पास ले जाया जाता है। गॉर्डन, जो कि माइकल का पिता था, उसके हाथों को खोल देता है। माइकल हैरान रह जाता है और समझता है कि उसके पिता ने यह सब ऑर्केस्ट्रेट किया था। गॉर्डन कहता है, तुमने मुझे 10 सालों तक अनदेखा किया, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और हम दोनों ने एक विशेष दरवाजे का सपना देखा था? अब मुझे पता है कि उस दुनिया में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। कुछ दिन बाद टोनी, केविन और एरिक को मजबूर किया जाता है कि वे विक्टर के कैसीनो में कर्मचारी के रूप में काम करें, ताकि वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके विक्टर को क्लाइंट्स के खिलाफ जीत दिला सकें। एक दिन जब टोनी अपने कमरे में लौटता है, वह बाथरूम में एक प्लम्बर को काम करते हुए देखता है। वह प्लम्बर माइकल का रूपधारी रूप होता है। टोनी नोटिस करता है कि वेरोनिका गायब है। बाकी टीम बताती है कि उसने विक्टर के लिए काम करने से मना कर दिया था और वह कोमा में चली गई क्योंकि वह दूसरी दुनिया से ठीक से वापस नहीं लौट सकी थी। माइकल की मृत्यु का अनुभव देखकर
उस रात गेमिंग टेबल के ऊपर की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। टीम विक्टर के चारों ओर इकट्ठा होती है और घोषणा करती है कि वे नौकरी छोड़ रहे हैं। गार्ड्स विक्टर को स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं और सुरक्षा के लिए एक नया गार्ड नियुक्त करते हैं। वह गार्ड असल में माइकल का रूपधारी रूप होता है। वह सभी को मुक्त करता है और भागने की योजना समझाता है। केविन एक गार्ड को हिप्नोटाइज करता है और उसे सुरक्षित दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करता है। माइकल एक और कुंजी चुरा लेता है और पीछा करने के लिए बेसमेंट में एलिवेटर को लॉक कर देता है। सामने का मार्ग लेजर सुरक्षा से सुरक्षित है। माइकल अपनी टीम को वहां तैनात करता है और खुद वेरोनिका को ढूंढने के लिए जाता है। उसने पहले ही गणना कर ली थी कि वो किस कमरे में रखी गई है। मास्क पहनकर वो प्रवेश करता है और गैस बम छोड़ता है। गार्ड्स को खत्म करने के बाद वो वेरोनिका को कमरे से बचाता है। इस बीच टोनी कुछ लेजरों को निष्क्रिय करने में सफल होता है, लेकिन सभी नहीं। पर्याप्त जगह बनाई जाती है ताकि एरिक सावधानी पूर्वक अंतराल के माध्यम से सुरक्षित तक पहुंच सके और तिजोरी खोल सके। हालांकि लेजर बंद हो जाते हैं, लेकिन अलार्म बजता है। गार्ड्स तिजोरी के कमरे की ओर दौड़ते हैं। एलिवेटर अब काम नहीं कर रहा होता और दूसरी ओर एक हिप्नोटाइज्ड कर्मचारी उन्हें गोली चला रहा होता है। गार्ड्स ने कर्मचारी को गिरा दिया और तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस दौरान एरिक तिजोरी खोल चुका होता है। पूरी टीम अंदर प्रवेश करती है और पीछे दरवाजा बंद कर देती है। विक्टर अपने लोगों को हुक्म देता है कि जैसे ही वे बाहर आएं, उन्हें मार दें। माइकल फिर समझाता है कि योजना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वेरोनिका वापस नहीं आती। सभी उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह उसे वापस लाने के लिए उस दुनिया में जाएगा तो उसकी मौत हो सकती है। माइकल के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, फिर भी वह जाने का फैसला करता है। केविन उसकी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसे दूसरी दुनिया में भेजता है। माइकल एक विशाल सफेद जगह में पहुंचता है जहां उसके जीवन के टुकड़े उसके चारों ओर तैर रहे होते हैं। वो अपने अतीत की आवाजें सुनने लगता है। मां की मृत्यु, अवैध गतिविधियां और जेल का समय उसकी यादों में लौट आता है। जल्द ही वो वेरोनिका की आवाज सुनता है जो उसे स्वार्थी कहती है। एक दरवाजा प्रकट होता है और माइकल उसके अंदर चला जाता है। वो एक विशाल मैदान में पहुंचता है जिसमें अनगिनत दरवाजे होते हैं और आसमान अजीब रंगों से चमक रहा होता है। एक शक्तिशाली तूफान लगने वाला होता है, इसलिए वो किसी दरवाजे के पीछे छिप जाता है। तूफान इतना प्रबल होता है कि वो लगभग उसे मार देता है। माइकल हाथ उठाता है और अचानक तूफान रुक जाता है। एक ही गति से वो तूफान को रोक देता है और पूरे मैदान को साफ कर देता है। वो बैठता है और वेरोनिका की यादों पर ध्यान केंद्रित करता है। जमीन दरारें डालने लगती है और मैदान एक शहर में बदल जाता है। माइकल सीढ़ियों पर चढ़ता है और देखता है कि वेरोनिका वहां खड़ी है और आसमान के रंग देख रही है। जब वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वो एक फोर्स फील्ड से घिरी हुई होती है। ये एक अदृश्य बाधा है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। वो जोर लगाकर और चिल्लाकर प्रयास करता है, लेकिन वेरोनिका प्रतिक्रिया नहीं करती। माइकल फिर अपने विचारों से उसे पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उनके चारों ओर की इमारतें ढहने लगती हैं और वो अकेला खड़ा हो जाता है। फोर्स फील्ड अब भी वेरोनिका को घेरता है, लेकिन अब वो उसकी आवाज सुन सकती है। वो कहती है कि वो वास्तविक दुनिया में लौटना नहीं चाहती क्योंकि उसे वहां कोई भी परवाह नहीं करता। वो मानती है कि कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है। माइकल उसे बताता है कि वो जिंदा है। वेरोनिका विश्वास नहीं करती, इसलिए माइकल पहली बार उनकी मुलाकात की याद साझा करता है। वे दोनों साथ भागते हैं और जब वो छत पर पहुंचती है, माइकल उसे कहता है, चाहे तुम्हारे पास कोई हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वेरोनिका अंततः माइकल का हाथ पकड़ती है और वे दोनों दरवाजों के मैदान में लौटते हैं। वे गले मिलते हैं और वेरोनिका एक दरवाजे के माध्यम से वास्तविक दुनिया में जाग जाती है। माइकल पहली बार अकेले इस दुनिया में नेविगेट करता है और अपना रास्ता खोजता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि गॉर्डन ने कभी माइकल को इस दुनिया के बारे में सब सिखाया था। गॉर्डन चाहता था कि माइकल उसका साझेदार बने ताकि वे साथ में इन दरवाजों का इस्तेमाल करके दुनिया का लाभ उठा सकें। गॉर्डन ने उसे एक कंपास दिया और मदद भेजने का वादा किया। वर्तमान में माइकल देखता है कि एलेक्स एक दरवाजे से बाहर निकल रहा है और उसका पीछा करता है। वातावरण धीरे धीरे एक कैसीनो में बदल जाता है। माइकल एलेक्स का पीछा करता है और उनकी मौत के दृश्य देखता है। एलेक्स फिर उसे बताता है कि किसी के दिमाग में कैसे प्रवेश किया जाता है। माइकल अब समझ जाता है कि उसे अगले क्या कदम उठाने हैं। वो अचानक वॉल्ट के अंदर जागता है और घोषणा करता है कि वो पैसे लेकर जा रहा है। टोनी लॉक को डिसेबल करता है और दरवाजा खुल जाता है। बाहर का गलियारा पूरी तरह से खाली होता है।
पता चलता है कि जबकि माइकल दूसरी दुनिया में था, उसने विक्टर के दिमाग में प्रवेश किया और विक्टर को यकीन दिलाया कि टीम पहले ही पैसे लेकर भाग चुकी है। विक्टर फिर अपने गार्ड्स को खोजने के लिए आदेश देता है, इसलिए गलियारा खाली दिखाई देता है। इस विचलन का फायदा उठाकर टीम आसानी से सारे पैसे लेकर भाग निकलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।